स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक। स्वागत है आप सबका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर महावीर। चलिए बच्चों, तो हम लोग चैप्टर 11 कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने द्रव्य के तापीय गुणों के बारे में चर्चा कर ली थी कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। उसमें हमने तापमान को कैसे मेजर करते हैं, तापीय प्रसार क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, ऊष्माधारिता क्या होती है और ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, आपका चालन क्या होता है, श्रवण क्या होता है, विकिरण क्या होता है। लास्ट में हमने न्यूटन का जो है शीतलन का नियम, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। नेक्स्ट 12 चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है ऊष्मागतिकी। जैसा नाम से पता चल रहा है, ऊष्मागतिकी, ऊष्मा का संचरण वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत होगा, ऐसा आपको लग रहा होगा, बट ऐसा थोड़ा नाम के साथ साथ कह सकते हैं, बट एक्चुअल डेफिनेशन ये ऊष्मागतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जो ऊष्मा तथा ताप की अवधारणा व ऊष्मा के अन्य प्रकार की ऊर्जा में अंतरारूपांतरण का विवेचन करती है। यानी हीट से आप वर्क वगैरह कैसे करते हैं, ये अपनी जो गाड़ियाँ वगैरह चलती है ना, इंजन वगैरह, इन सब का काफ़ी आइडिया, फ्रिज क्या होता है, इंजन क्या होता है, हीट पंप क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप इसमें देखोगे, है ना। तो फिजिकल लाइफ में इसका ये यूज है। ऊष्मागतिकी एक स्थूल विज्ञान, अब यहाँ पर ये वर्ड आया है स्थूल विज्ञान, यानी मैक्रोलॉजिकल जो है वो स्टडी की जाती है ऊष्मागतिकी के अंदर। मैक्रोलॉजिकल पार्ट्स की स्टडी की जाती है क्योंकि यह किसी निकाय की स्थूल प्रकृति पर विचार करती है, न कि द्रव्य की आणविक संरचना। तो क्या कह रहा है ये कि भाई ऊष्मागतिकी भौतिकी की एक शाखा है जिसमें ऊष्मा तथा ताप की अवधारणा तथा ऊष्मा के अन्य प्रकार जो है ऊर्जा रूपांतरण को हम इसमें डिस्कस करते हैं। यानी ऊष्मा से किसी और प्रकार की ऊर्जा का कैसे जो है रूपांतरण करना है, क्या अपने को इक्विपमेंट चाहिए, क्या डिवाइस चाहिए, इसके बारे में भी ये अपने को आइडिया देती है। बेसिकली यहाँ पर हम जो है अलग अलग प्रक्रम की बात करेंगे, आगे आएंगे प्रक्रम, जैसे समतापीय, समदाबीय, है ना, इस तरह के प्रक्रम आएंगे। वहाँ पर ये ज़्यादा क्लियर होगा कि भाई ऊष्मागतिकी क्या है। एक वर्ड आया है स्थूल विज्ञान, यानी जैसे कि आपके पास इस तरह का एक कंटेनर है और इसमें बहुत सारे आपके पास या गैसेस के अणु होंगे, यानी गैस भरी हुई है, तो बहुत ज़्यादा, यानी अरबों खरबों में, ये तो मैं कम कह रहा हूँ, इससे भी कई गुना होंगे। एक मोल के अंदर 10⁻³ जो है वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो आप सोच सकते हो कि कितने होंगे। तो पर्टिकुलर किसी एक की स्टडी करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल का काम है। हालांकि इससे नेक्स्ट चैप्टर आएगा अणुगति सिद्धांत, वहां पर हम थोड़ा मॉलिक्यूलर लेवल पर भी बात करेंगे, पर ऊष्मागतिकी के अंदर हम इस टोटल का क्या हो रहा है, इसका एवरेज टोटल कितना हो रहा है, यानी इसका प्रेशर P है, मतलब इस टोटल का प्रेशर P है, न कि पर्टिकुलर किसी पार्टिकल के प्रेशर के बारे में हम बात नहीं करते, इसके मॉलिक्यूलर लेवल की चर्चा नहीं करते, यानी आणविक संरचना पर हम बात नहीं करते। हम यहाँ पर स्थूल प्रकृति पर बात करते हैं, मैक्रोलॉजिकल थिंग्स के बारे में बात करते हैं, यानी ये टोटल एवरेज कितना होगा इसका प्रेशर, उसके बारे में बात की जाएगी, न कि किसी एक अणु की बात की जाएगी। चलिए जी नेक्स्ट, ये तो चलो डेफिनेशंस वगैरह है, आती रहती है। अब यहाँ पर जब हम ऊष्मागतिकी का ये जब चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत सारे टर्म्स आएंगे, बार बार यूज होंगे, उन सारे टर्म्स का डिस्कशन जरूरी है। वो अपने आप में क्वेश्चंस भी है, अपने आप में कॉन्सेप्ट भी है, और जब भी कोई प्रोसेस पढ़ेंगे तो उन टर्म्स से टकराएंगे बार बार। चलिए साहब, तो पहला आएगा निकाय। तो निकाय क्या होता है? निकाय का मतलब होता है पार्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन, वह भाग जिसका अध्ययन किया जाता है। तो ब्रह्मांड का वह भाग जिसका अध्ययन किया जाता है,
इसका अध्ययन किया जाता है। अध्ययन मतलब ऐसे नहीं कि कोई किताब, कहने का मतलब थर्मोडायनेमिक्स में जिसकी हम प्रॉपर्टी वगैरह देखेंगे, जिसके प्रेशर को देखेंगे, जिसके टेम्परेचर को देखेंगे, वो निकाय होता है। मैं आपको थोड़ा फोटो से समझा देता हूं तो आपको समझ में आ जाए। ये मान लीजिए कि एक डिब्बा है, इसके अंदर कुछ गैस भरी हुई है इस तरह से, ठीक है सर, ये भरी हुई, ठीक है। और मुझे इसका प्रेशर बताना, यानी इसका दाब क्या है, इसका ताप क्या है, ये कितना प्रसार कर रही है, ये पिस्टन को ऊपर ला रही, नीचे ला रही, इस गैस के बारे में मुझे पीएचडी करनी है। तो मेरे लिए निकाय क्या हो गया, मेरे लिए निकाय हो गया ये गैस। ये गैस क्या होगी मेरे लिए, निकाय हो गई। और ये जो बाकी जो कि बचा है इस दुनिया का हर कोना इस गैस के अलावा, वो मेरे लिए है परिवेश, जिसको बोलते हैं सराउंडिंग। क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। इसका यानी निकाय प्लस परिवेश, ये मिलके ही ये पूरा ब्रह्मांड बनता है, ठीक है, यूनिवर्स बनता है। सिस्टम बोलते हैं निकाय को, क्या बोलते हैं, सिस्टम। और इसको बोलते हैं सराउंडिंग। ठीक है साहब, तो ये बाउंड्री कहते हैं ना, परिसीमा जिसको बोल सकते हैं, परिसीमा या बाउंड्री। अब ये आपको कोई खास ज्यादा सोचना नहीं है, ये न भी पूछा जाने वाला, बस माइंड के अंदर सेट होना चाहिए कि भाई निकाय मतलब पार्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन, मतलब जिसका हम अध्ययन करते हैं। अब देखिए डेफिनेशन से क्या कह रहा है ये, सामान्यतः हम किसी वस्तु अथवा वस्तुओं के समूह को अन्य भागों से पृथक कर उसमें परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। दुनिया में थी गैस, इसको एक सिलेंडर में डाला, अब हम इसका अध्ययन करेंगे, तो हमारे लिए क्या है ये निकाय। इस वस्तु अथवा वस्तुओं के समूह को निकाय कहा जाता है। अब वो कुछ भी हो सकता है, मुझे इस फोन का अध्ययन करना है तो मेरे लिए ये फोन निकाय है, और इस फोन के अलावा जो कुछ है वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए परिवेश है, यानी सराउंडिंग है, आसपास का वातावरण है। और ये भी जोड़ लूं, फोन और परिवेश मिलके तो फिर ब्रह्मांड हो गया ना। मैंने क्या कहा, ब्रह्मांड का वो भाग जिसका अध्ययन कर रहे हैं वो तो निकाय है, बाकी जो कुछ रेस्ट बचा है वो सारा क्या है, वो परिवेश है। निकाय को जिस भाग से पृथक किया जाता है उस भाग को परिवेश कहा जाता है। अब जो जिससे मतलब मैं इस गैस को कहां से लाया, एनवायरमेंट से हटा के यहाँ रख दिया, बाकी जो कुछ बचा है वो परिवेश है। निकाय प्लस परिवेश मिलके ब्रह्मांड बनाते हैं। ये बात क्लियर हो जी। निकाय और परिवेश एक दूसरे से पृथक जिससे रहते हैं उसे बोलते हैं परिसीमा या बाउंड्री। ये बाउंड्री आपकी वास्तविक भी हो सकती है और काल्पनिक भी हो सकती है। सर आप कहोगे सर वास्तविक और काल्पनिक कैसे, जैसे ग्लास के अंदर पानी भरा हुआ है तो पानी को एनवायरनमेंट से अलग कौन कर रहा हो, ग्लास, ये वाला। अरे ये तो कौन बन गया, चलो कौन भी हो सकता है सॉफ्टी, बट फिर भी अपन ग्लास की बात करते हैं। ये ग्लास, ये वाली क्या है, ये बाउंड्री है, ये इसको अलग कर रही है। पर वैसे मान लेता हूं कि ये फोन मेरे लिए निकाय है, तो इसको एनवायरनमेंट से कुछ न कुछ कर रहा है अलग, पर वो बाउंड्री है तो नहीं, तो हम मान क्या लेंगे कि भाई इसके अलावा जो भी यहाँ पर है वो ये बाउंड्री है। तो ये काल्पनिक भी हो सकती है और वास्तविक भी हो सकती है। चलिए एक है ये, इसके पास एक और कंटेनर भरा हुआ पड़ा है, कुछ लोग इसकी स्टडी कर रहे हैं, है ना। मान लो एक ए है और एक बी है, तो बी के लिए निकाय है ये वाला, बी के लिए निकाय है ये वाला, और ए के लिए निकाय है ये वाला। अब यहां पर एक और बात कि जो ए वाला जो निकाय है ये वाला, ये बी के लिए क्या है, परिवेश है। और ये जो बी वाला निकाय है ये ए के लिए परिवेश है,
क्योंकि ए को तो सिर्फ ये निकाय दिखेगा, बाकी इसके लिए सारा परिवेश होगा। यानी एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के लिए सराउंडिंग का काम कर सकता है, यानी एक निकाय दूसरे के लिए परिवेश का काम कर सकता है। ये बात थोड़ी सी आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए, निकाय 3 तरह के होते हैं, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। 3 तरह के निकाय होते हैं। खुला निकाय, मेरे साथ साथ कॉपी में लिखते रहोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। ये बार बार मैं कहता आया हूँ अपने वीडियोस में कि साथ साथ पेन चलाओगे, नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। खुला निकाय, बंद निकाय और विलगित निकाय। निकाय मतलब सिस्टम। अंग्रेजी भाषा में बोल रहे हैं तो हम बोल सकते हैं ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, या कई बार ओनली सिस्टम। यानी बंद निकाय बोले या निकाय बोले, आपको समझ लेना कि ये इसकी बात कर, और इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब सर इनका मतलब क्या हुआ, जरा वो भी समझा दीजिए। तो देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा निकाय है इस तरह से, यहां पर मान लीजिए कि इसमें द्रव्य का स्थानांतरण, ये दोनों साइड तीर का मतलब अंदर से बाहर और बाहर से, द्रव्य मतलब मैटर का, और ऊर्जा का स्थानांतरण। ऊर्जा इसमें कौन सी आएगी, नॉर्मली ऊष्मा ऊर्जा आएगी। दोनों पॉसिबल हो, राइट लगा रहा हूं, मतलब पॉसिबल हो। ऐसा निकाय जिसमें द्रव्य का स्थानांतरण भी हो सकता है और ऊर्जा का स्थानांतरण भी हो सकता है, उसे खुला निकाय कहते हैं। जैसे आपके पास एक टिफिन है और उसके ऊपर ढक्कन नहीं है, आप उसके अंदर और खाना डाल भी सकते हो, उसमें से खाना निकाल भी सकते हो, और खाना ठंडा भी हो सकता है या गर्म भी हो सकता है अगर आप किसी तवे वगैरह पे रख दो। यानी हीट अंदर जा सकती है, हीट बाहर आ सकती है, ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, खाना अंदर जा सकता है, खाना बाहर आ सकता है, यानी द्रव्य का स्थानांतरण हो सकता है। बस ये समझने के लिए, यानी इसमें द्रव्यमान नियत नहीं रहता, तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। यानी आयतन तो नियत रहता है लेकिन द्रव्यमान नियत नहीं रहता। ठीक है, ऐसे कैसे, ये वाला सिस्टम में क्या होता है कि मान लीजिए कि यही टिफिन था, अब इसके ऊपर एक ढक्कन दे दिया हमेशा हमेशा के लिए, इसको बंद कर दिया, तो अब द्रव्य का स्थानांतरण होगा क्या, जरा सोचिए स्क्रीन को पॉज करके। नहीं होगा साहब, काहे को होगा, बंद कर दिया, आप काहे का, खाना निकालो, ना निकाल सकते ना डाल सकते खाना। चलिए साहब, लेकिन अभी भी सर खाना ठंडा हो रहा था, बड़ा बड़ा टिफिन सुबह मैंने तो रखा था एकदम गर्म रोटी, शाम तक मैंने तो खोला नहीं पर ठंडा हो गया, मतलब ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है अभी भी। ऊर्जा का स्थानांतरण संभव क्या है साहब, ऊर्जा का जो स्थानांतरण है वो संभव है, यानी पॉसिबल है, तो राइट लगा दीजिए साहब। विलगित निकाय दुनिया से कोई लेना देना नहीं, इसका नाम वैसे ही पढ़ रखा है आइसोलेट, आजकल बहुत सुना होगा आइसोलेशन, दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो ये ऐसा है जैसे आपका थर्मस, दुनिया में कोई भी आइडियली विलगित है ही नहीं, यानी ऐसा नहीं कह सकते कोई विलगित जिंदगी भर के लिए रहे नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। मान लेते हैं कि कोई ये थर्मस है, इस तरह की कोडिंग की होती है भाई साहब, और अपन आधे घंटे के लिए उसकी चर्चा करें। ऐसे ही इसके अंदर गैस रख दी, ऐसी दीवारें हैं, ये अंदर चाय रख दी साहब। अब थर्मस का ढक्कन बने तो न तो चाय अंदर जा सकती है न बाहर आ सकती है, यानी द्रव्य का कोई स्थानांतरण नहीं हो सकता, मास यानी द्रव्यमान का कोई स्थानांतरण नहीं हो सकता, द्रव्यमान चेंज तो हो ही नहीं सकता। और थर्मस में न चाय ठंडी हुई न गर्म हुई, जैसी थी वैसी रही, यानी ऊर्जा का भी स्थानांतरण नहीं हुआ। मैं फिर कह देता हूँ, ये आइडियली थर्मस जो है, थर्मस कभी भी आइडियली तो बिहेव नहीं कर सकता विलगित की तरह, बट हाँ एक आपको कॉमन सेंस से समझ में आ जाए कि ऐसा थर्मस बनाते, मतलब ऐसी चीज बनाते जिससे न चीज ठंडी हो न गर्म हो, मतलब वैसी रहे, यानी ऊष्मा का कोई स्थानांतरण नहीं हो, और उसके साथ साथ जो है साहब
क्या है आपके द्रव्य का स्थानांतरण नहीं हो। और ठंडा गर्म होना और भी चीज़ों पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि ऊष्मा आएगी तो ही ठंडा गर्म होगा, इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा तो भी इसके टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा। वो हम जब आइसोलेटेड सिस्टम नहीं, उसको एडियाबैटिक प्रोसेस जब हम पढ़ेंगे तब हम और बात करेंगे। बट यहाँ पर मैं ये आपको जो कह रहा हूँ उसको आप ध्यान से दीजिए कि आइसोलेटेड का मतलब है न तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और ना ही ये सारा, आई होप आपने लिख लिया होगा वरना ये सारा डिलीट हुआ है। ठीक है, तो विलगित की बात कर लेते हैं, बाकी मैं वापस बना दूंगा, चिंता ना करें। विलगित निकाय की दोनों तो पढ़ लिए हैं और आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। विलगित निकाय में इस तरह क्या होगा, तो ऊर्जा स्थानांतरण नहीं होगा और द्रव्य का तो वैसे भी चांसेस नहीं है, तो द्रव्य का भी स्थानांतरण नहीं होगा। बंद निकाय में, बंद निकाय के अंदर द्रव्य का स्थानांतरण होगा, आप पूरा लिखना, नहीं होगा लेकिन ऊर्जा का होगा। और खुला निकाय ऐसे करके बनाना यहाँ पर, और उसमें आपको क्या लिखना है यहाँ पर, ऊर्जा का भी होगा और द्रव्य का स्थानांतरण। ठीक है साहब, तो स्क्रीन को पॉज करते हुए आप आराम से बना लीजिए और फिर आगे बढ़िए, है ना। आप अच्छे से बनाइए जो कि जैसा मैंने पहले बनाया था। आप आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से। अब एक शब्द आता है निकाय की साम्य अवस्था। क्या आता है? निकाय की साम्य अवस्था। तो निकाय की साम्य अवस्था किससे कहते हैं? निकाय की अवस्था को हम उस समय साम्य अवस्था में कहते हैं जब निकाय को अभिलक्षणित करने के लिए स्थूल चर कैसे, जैसे दाब, ताप, आयतन, है ना, समय के साथ परिवर्तित नहीं हो। यानी मान लीजिए कि ये आपके पास एक गैस है और इसके अंदर इस तरह की, मतलब ये पिस्टन लगा हुआ है, अंदर गैस भरी हुई, इसका दाब P, ताप T और आयतन V है। और ये सराउंडिंग के साथ जो है अगर साम्य अवस्था होगी तो साम्य अवस्था में ये P वही रहेगा, T वही रहेगा, V वही रहेगा, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होंगे। तो हम ये कहेंगे कि ये सिस्टम जो है या ये निकाय जो है ये परिवेश यानी सराउंडिंग के साथ क्या है? साम्य अवस्था में है। चलिए साहब, अब उदाहरण के लिए किसी पर्यावरण से पूर्णतः उष्मारोधी बंद दृढ़ पात्र में भरी हुई कोई गैस उष्मागतिक रूप से तब साम्य अवस्था में होगी जब उसके दाब, आयतन, ताप, द्रव्यमान, परिमाण तथा संघटन समय के साथ परिवर्तित नहीं हो। कहने का मतलब कोई एक इस तरह का बर्तन है और उसमें कोई गैस मैंने भर दी है। अब वो इन्वायरमेंट से न तो कुछ कर सकती है, कुछ हीट ले सकती है, ना हीट दे सकती है वगैरह, बिल्कुल उष्मारोधी है, बिल्कुल सारी जो है इंसुलेटेड जो है इसकी दीवारें हैं, उष्मारोधी है। तो इसके अंदर जो भी गैस भरी होगी उसका न तो द्रव्यमान चेंज हो सकता है, न उसका संगठन चेंज हो सकता है। यानी तीन तरीके से जो है इसको साम्य अवस्था तीन तरीके से होती है, हमेशा ध्यान रखना। साम्य अवस्था के बारे में थोड़ी बात बता देता हूँ। साम्य अवस्था तीन तरीके की होती है। जब तीनों तरीके से साम्य अवस्था में आए तब उसको कहते हैं कि बिल्कुल साम्य अवस्था में आ गया है। पहला यांत्रिक साम्य अवस्था में, यानी उस पर नेट फोर्स जो है F नेट, कुल जो बल लग रहा है वो 0 होना चाहिए। उस पर लगने वाला कुल टॉर्क जो है वो 0 होना चाहिए सभी दिशाओं में। ठीक है, ये तो होगा यांत्रिक साम्य। इसके साथ होता है रासायनिक साम्य। दूसरा क्या होता है? रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य में जैसे मान लेते हैं कि ये N2 + 3H2 मिलके बनाया 2NH3। देख देना मोल सेम है, हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पर भी 6 है, नाइट्रोजन 2 है, 2 ठीक है। अब ये होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, आप लोगों ने पढ़ा होगा, यानी रिवर्सिबल रिएक्शंस। यानी जिस रेट से अमोनिया बन रही है उसी रेट से वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी बन रहे हैं। मतलब दोनों की रेट ऑफ
जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में सेम है, इसका मतलब कि ये रासायनिक साम्य आ चुका है यहाँ पर। और तीसरा जिसको हम बोलते हैं ऊष्मीय साम्य या तापीय साम्य जिसको बोला जाता है, तापीय साम्य। और तापीय साम्य क्या कहता है, या फिर उसको बोलते हैं ऊष्मीय साम्य, ज्यादा अच्छे से बोले तो, जिसमें आप कह सकते हैं कि ताप, दाब, आयतन ये सारे भी क्या रहे, कांस्टेंट रहे, टाइम के साथ चेंज नहीं हो। अगर इन सब को अगर हम फॉलो कर रहा है कोई भी प्रोसेस, तो उसको हम कहेंगे वो साम्य अवस्था में है। और ऐसा कोई प्रोसेस है तो उसको हम एक और नाम बोलते हैं स्थैतिक कल्प प्रक्रम। ये आगे आएगा वर्ड, इसको बोलते हैं क्वासी, इंग्लिश में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ये ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें थ्रू आउट ये सारी चीजें मेंटेन रहे, जो पूरा प्रक्रम हुआ है, प्रक्रम चल रहा है, उसमें रासायनिक साम्य, आयनिक ये अपना सॉरी ये तो केमिस्ट्री कहाँ की, रासायनिक साम्य, यांत्रिक साम्य और तापीय साम्य मतलब ऊष्मीय साम्य जो है हमेशा वैलिड रहे थ्रू आउट प्रोसेस, तो उसे हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस भी कहते हैं। और ऊष्मीय साम्य भी कुछ कुछ ऐसा है। अब ऊष्मागतिक चर राशियां, अगला वर्ड क्या आया है, ऊष्मागतिक। तो ऊष्मीय साम्य से आप समझ गए होंगे, ऊष्मागतिक साम्य भी कई बार पूछा जाता है। तो बेसिकली तो यही कहते हैं कि जिसके ताप, दाब और आयतन जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो, वो वैसे ही रहे, तो उनको हम कहते हैं ऊष्मीय साम्य। ऊष्मागतिकी चर राशियां, हम जानते हैं कि ऊष्मागतिकी निकाय स्थूल निकाय होते हैं, मैक्रोलॉजिकल होते हैं, बड़े के बारे में बात होती है, पर्टिकुलर किसी पार्टिकल के बारे में बात वैसे भी नहीं होती है। इसका अध्ययन स्थूल गुणों, जैसे स्थूल गुण कौन कौन से, दाब, आयतन और ताप, है ना, पीवीटी जिसको इम्पोर्टेंट माना जाता है, ये तीनों गुण हैं, है ना। किसी गैस का दाब क्या है, उसका ताप क्या है, उसका आयतन क्या है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा पहले भी कर चुके हैं हम लोग, तो आई होप क्लियर हुआ होगा। आदि के आधार पर किया जाता है, यानी कोई भी सिस्टम क्या है क्या नहीं है, आइसोथर्मल है, आइसोबारिक है, आइसोकोरिक है, यानी समतापीय, समदाबीय, रुद्धोष्म, इस तरह के जो प्रक्रम होंगे, तो उनमें जो मेनली तीनों जो चर है, ताप, दाब और आयतन, इनका बहुत रोल होगा, क्योंकि आदर्श गैस के लिए भी तीनों समीकरण आपने देखे होंगे, उसमें भी ताप, दाब और आयतन के बारे में काफी चर्चा हमने की थी। दाब, आयतन तथा ताप को अवस्था चर के नाम से बोला जाता है, स्टेट वेरिएबल बोला जाता है इनको, है ना, अवस्था चर के बारे में कहा जाता है, यानी किसी की अवस्था को बताते हैं, किसी गैस की कोई भी अवस्था के बारे में पता करना है, मतलब उसका ताप, दाब और आयतन पता होना चाहिए। अर्थात किसी भी निकाय की अवस्था को पीवीटी चरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसी भी निकाय की अवस्था को बताना है तो उसका प्रेशर यानी उसका दाब, उसका वॉल्यूम यानी उसका आयतन और उसका ताप यानी उसका टेम्परेचर क्या है, ये बताना बहुत जरूरी है। और अब आपको पता चल गया होगा कि ऊष्मागतिकी में ताप, दाब और आयतन के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा होने वाली है, तो ये शब्द बार बार आएंगे, तो इनसे घबराना बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं ऊष्मागतिकी प्रक्रम। मैंने बोला था ना काफी देर से कि प्रक्रम आएंगे, समतापीय, समदाबीय, तो इनिशियल आइडिया मैं अभी दे देता हूं, बाकी जब हम सारे प्रक्रम पढ़ेंगे तब बता देंगे। जब किसी ऊष्मागतिकी निकाय के ऊष्मागतिकीय चरों में परिवर्तन कर उस निकाय में परिवर्तन किया जाता है तो उसे ऊष्मागतिकीय प्रक्रम कहते हैं, यानी ऊष्मागतिकीय चरों के रूप में, या आप इसको कहते हैं इसके स्टेट वेरिएबल के में चेंज किया जाता है, यानी प्रेशर चेंज करूंगा, कभी वॉल्यूम चेंज करूंगा, कभी टेम्परेचर चेंज करूंगा, कभी प्रेशर को कांस्टेंट रखूंगा, वॉल्यूम कांस्टेंट, कभी टेम्परेचर कांस्टेंट, तो इस तरह से एक को चेंज करूंगा, एक को कांस्टेंट रखूंगा, तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा उस गैस में, या तो एक्सपेंड होगी या नहीं होगी, या उसकी इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा, ये सब आएंगे आगे, अभी आइडिया ले लीजिए। ये सब कुछ होगा, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेज आएंगे, उसको छेड़ेंगे तो उसमें चेंजेज आएंगे, और इन चेंजेस को क्या कहा जाता है, प्रक्रम कहा जाता है।
इन्हीं चेंजेस को क्या कहा जाता है? परक्रम कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जहां से एग्जाम में सवाल बन सकते हैं, ऊष्मागतिकी का शून्याङ्की नियम। देखो ऊष्मागतिकी के 3 नियम हैं, शून्य, पहला नियम और दूसरा नियम। तो पहला और दूसरा आ गए थे, उसके काफी टाइम बाद जो है ये नियम खोजा गया। अब ये नियम ज्यादा फंडामेंटल था, इन दोनों से ज्यादा मूलभूत था, तो इसको तीसरा तो कह नहीं सकते, और 1 और 2 पहले ही आ गए, इसको कह दिया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागतिकी का शून्याङ्की नियम, ऊष्मागतिकी का शून्याङ्की नियम। अब जरा पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा, क्या है ये। तो देखिए, है ना, वापस आएंगे थ्योरी पे, पहले समझना जरूरी। ये कह रहा है कि मान लो कि ये ए है और ये कोई सिस्टम सी है, मान लो ये ए और सी के साथ साम्यावस्था में है, मतलब ए सी के साथ साम्यावस्था में। मतलब अब मैंने देखा कि ए से सी और सी से ए में कोई भी हीट का ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है ना, हीट का ट्रांसफर जो है वो हो ही नहीं रहा। साम्य आ गया ना, साम्य होगा तो हीट का ट्रांसफर होगा नहीं, फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। फिर मैंने देखा एक और निकाय मैंने लाया ऐसे, और उसको भी मैंने सी के साथ रखा और वो भी साम्यावस्था में आ गया, या था या आ गया, जो भी कहो, मतलब ये दोनों भी साम्यावस्था में हो गए। यानी ए सी के साथ साम्यावस्था में है और बी भी सी के साथ साम्यावस्था में। फिर मैंने कहा चलो कुछ करते हैं, तो मैंने किया ऐसे, इधर लाया ए, इधर लाया बी, और देखा कि ए और बी भी साम्यावस्था में आ गए। इसकी पूरी थ्योरी आएगी, रुद्धोष्म दीवार, चालक दीवार, पूरा चैप्टर है, आगे चल रहा है। तो हुआ क्या, ए और बी भी साम्यावस्था में आ गए, ये भी साम्यावस्था। यानी ये कह रहा है कि यदि एक निकाय जो कि सी है पृथक पृथक रूप से किन्हीं 2 निकाय के साथ साम्यावस्था में है, एक निकाय अलग अलग रूप से, मतलब एक बार ए के साथ और एक बार बी के साथ साम्यावस्था में है, तो वो दोनों निकाय भी आपस में साम्यावस्था में होंगे। और ये अभी तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा ए बराबर बी और ए बराबर सी, है ना, ए बराबर सी और बी बराबर सी, तो ए बराबर बी। अभी तो सर ऐसे लग रहा है, लेकिन उस वक्त ये काफी इंपॉर्टेंट हुआ था, उस वक्त ये लॉ काफी इंपॉर्टेंट था, और ये नियम बताता है, ताप की अवधारणा को बताता है। कई बार कॉम्पिटिशन पूछा गया है, फर्स्ट नियम क्या बताता है, तो ये ताप की अवधारणा, अवस्थानी अवधारणा को बताता है। ये टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट जो है ये लॉ या ये नियम बताता है। चलिए साहब, अब यहाँ पर देख लेते हैं थ्योरेटिकल नोट्स भी आपको देने हैं। शून्याङ्की नियम ऊष्मागतिकी का मूलभूत सिद्धांत है एवं ताप को परिभाषित करता है। इंपॉर्टेंट ध्यान है ना, मूलभूत सिद्धांत है, इसलिए इसको 0 कहा गया था, 1 और सेकंड से पहले आ गया था। ताप को परिभाषित करता है। इसके अनुसार 2 निकाय ए और बी अलग तीसरे निकाय के साथ तापीय संतुलन में है, तो ए और बी आपस में भी तापीय संतुलन में होंगे। यानी ये नियम बताता है कि यदि 2 निकाय तीसरे निकाय के साथ पृथक पृथक रूप से तापीय साम्य में है, तो परस्पर भी तापीय साम्य में होंगे। ये स्टेटमेंट आ जाए तो आराम से लिख देना वैसा, ठीक है। अब कल्पना करनी है, ये एनसीईआरटी का ही जो है आपका फिगर नंबर आप वहां से देख लेना 12.2, और ये बता देता हूँ ए और बी एनसीईआरटी के अंदर दोनों फिगर दे रखे हैं। वैसे मैं फिगर लेके आया हूँ, यहाँ पर है, ठीक है। कल्पना कीजिए कि 2 निकाय ए तथा बी रुद्धोष्म दीवार से पृथक पृथक है। चलिए, और इसमें एक तीसरे निकाय सी से सुचालक दीवार द्वारा संपर्क में है। देखिए यहां पे समझ लेते हैं।
इससे पहले मैं आपको थोड़ा वो बता देता हूं। सुचालक दीवार और एक होती है रुद्धोष्म दीवार, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ क्या होती है। दीवार अभिताप वाली नहीं है ये। सुचालक दीवार और रुद्धोष्म दीवार मतलब ए और बी के बीच अगर सुचालक दीवार है भाई साहब, तो इसका मतलब है कि यहां से ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। ये सुचालक दीवार है यानी कंडक्टिंग अगर ये वॉल है तो ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। ध्यान रखना, ऊष्मा का ये कॉन्सेप्ट आगे काम आएगा। ऊष्मा का स्थानांतरण होगा, ठीक है। और अगर दोनों का टेम्परेचर बराबर है तो नहीं होगा, बट पॉसिबल है, अगर नहीं है तो हो जाएगा। यहां पर इसको बोलते हैं रुद्धोष्म, इंग्लिश में बोला जाता है एडियाबैटिक, ठीक है। रुद्धोष्म, मैंने क्या लिखा है ना, रुद्धोष्म दीवार, ठीक है। रुद्धोष्म दीवार है इन ए और बी के बीच में, तो यहां ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा, भले तापमान बराबर हो चाहे नहीं हो, ऊष्मा का स्थानांतरण होगा ही नहीं बीच में। मैंने कहा ना थर्मस की वो जो दीवार है, तो हीट इधर उधर जाएगी नहीं, ठंडा गर्म कुछ नहीं होगा। रुद्धोष्म दीवार है यानी ऊष्मा का स्थानांतरण, ऊष्मा स्थानांतरण नहीं होगा, ठीक है ना, ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा। देखिए ये भी बता रखा है, ए जो डायग्राम है ये वाला, ए और बी एक रुद्धोष्म दीवार से पृथक है। इस दीवार से ऊष्मा आर पार नहीं जा पाती। चलो ये वाली रुद्धोष्म है, ठीक है, वो समझ लेना। मैं यहाँ पे नाम से कंफ्यूजन मत होना, है ना, मैंने एक को लिख दिया है। दो दीवार अलग अलग कलर से बनानी थी, एक रुद्धोष्म होगी और एक ये होगी। ये आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है ना। आप एक को रुद्धोष्म मान रहे हो तो दूसरी अपने आप ही सुचालक होगी। दो गैसें ए और बी एक रुद्धोष्म दीवार से पृथक है और इस दीवार में ऊष्मा आर पार नहीं होती। मान लीजिए भाई ये रुद्धोष्म है ना, क्योंकि मैंने फोटो में ये लिख रखा है। यहाँ पर कोई भी ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो रहा, हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। ए और बी ऊष्मा पार्थ दीवार से, ऊष्मा पार्थ या सुचालक दीवार से पृथक दर्शाए गए हैं। ये चालक दीवार होती है जिसमें ऊष्मा एक निकाय से दूसरे निकाय में चली जाती है। इस उदाहरण में तापीय साम्य यथोचित साम्य अवस्था में प्राप्त हो जाता है, जिससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। ये सुचालक दीवार है या चालक दीवार है, या एक वर्ड आया यहाँ पर ऊष्मा पार्थ दीवार है, जहाँ पर हीट का ट्रांसफर पॉसिबल है यहाँ से, है ना। वो जैसे भी होना चाहिए वो हो जाएगा। जिसका टेम्परेचर ज़्यादा वहाँ से होगी, जिसका कम है उसकी तरफ होगी। कहने का मतलब यहाँ समझना है कि अगर सवाल में कहीं आ जाए कि चालक दीवार है तो वहाँ से ऊष्मा का स्थानांतरण लेना है अपने, और कुचालक है यानी आपकी रुद्धोष्म है तो नहीं लेना। चलिए साहब, अब ऊष्मागतिकी निकाय, ठीक है। यहां पर निकाय ए तथा बी जो कि रुद्धोष्म दीवार से पृथक है, जबकि इसमें प्रत्येक तीसरे निकाय सी के साथ एक सुचालक दीवार द्वारा संपर्क में है। अब यहां ये क्या कह रहा है कि ए और बी ये रुद्धोष्म दीवार से पृथक है। ये यहां पर और एक मिनट क्या पढ़ रहा हूं, 1 सेकेंड मेरे को देखने दीजिए। ओके, है ना, बाद में पढ़ते हैं थ्योरी, पहले समझते हैं। निकाय ए और बी एक रुद्धोष्म दीवार द्वारा पृथक है। चलिए ये वाली रुद्धोष्म है ना, ये रुद्धोष्म दीवार है। चलिए ये रुद्धोष्म है और ये
सुचालक है, उसके बाद ये रुद्धोष्म है, ये सुचालक है। अब किया क्या है, ये सुचालक है तो यहां से भी हीट जाएगी यानी ऊष्मा जाएगी, यानी ताप में चेंजेज होंगे, और यहां से भी ऊष्मा जाएगी तो ताप में चेंजेज होंगे। मान लीजिए कि इसका ताप Tc है, इसका ताप TA है और इसका ताप TB है। तो आपने देखा कि ये कुछ देर बाद इन दोनों के बीच में साम्य हो जाएगा, क्योंकि ऊष्मा का स्थानांतरण रुक जाता है जब ताप बराबर हो जाता है। यानी कुछ देर बाद आपने देखोगे कि TA बराबर TC हो गया, थोड़ी देर बाद इन दोनों का ताप। ऐसे कैसे, यहाँ पर भी हीट का स्थानांतरण रुक जाएगा जब ताप बराबर होगा, यानी TB बराबर TC हो गया। ठीक है साहब, ये तो हो गया पहला प्रोसेस। अब आपने क्या किया, A तथा B के मध्य रुद्धोष्म दीवार को सुचालक दीवार से प्रतिस्थापित कर दिया तथा C को AB की रुद्धोष्म दीवार, अब उल्टा कर दिया। अब उल्टा कर दिया, इसके बीच में तो रुद्धोष्म लगा दी और ये वाले सुचालक कर दी, चेंज कर दिया, है ना। अब क्या किया, इस वाले दीवार को चेंज कर दिया, यानी इन दोनों के बीच में तो रुद्धोष्म लगा दी और यहां पर आपने क्या कर दिया, सुचालक दीवार को लगा दिया। तो अब क्या होगा, इनके बीच में तो वैसे ही कोई ट्रांसफर होगा नहीं क्योंकि रुद्धोष्म दीवार आ गई है, तो होना चाहिए इन दोनों के बीच में सुचालक है, पर हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये साम्य आ गया था। और तब पता चला कि अगर ये अलग अलग रूप से A C के साथ साम्यावस्था में है, B C के साथ साम्यावस्था में है, तो A और B भी साम्यावस्था में होंगे, क्योंकि जब ये सुचालक दीवार लगाई तो यहाँ पर ऊष्मा का स्थानांतरण हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दोनों साम्यावस्था में आ गए, तापीय साम्य हो गया, और तापीय साम्य जब आ जाता है तो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। यहाँ पर ये बताया गया था कि अलग अलग रूप से दो एक के साथ थे, यहाँ पर आपस में क्या होंगे, साम्यावस्था में आ गए, यही है लो। ठीक है, अब यहाँ पर ये थ्योरेटिकल चीजें हैं जो आपकी बुक में भी दे रखी है, तो वहां से भी थोड़ा पढ़ने की कोशिश करना, मैं बता देता हूं। ये वाला कल्पना कीजिए A और B निकाय एक रुद्धोष्म दीवार से पृथक है, इसमें प्रत्येक को तीसरे निकाय के साथ लग सुचालक दीवार से संपर्क में है। निकाय की अवस्थाएं उसके स्थूल चर तब तक परिवर्तित होंगे जब तक A तथा B तथा C आपस में साम्यावस्था में नहीं आ जाते। अब ऐसा हो जाए तो कल्पना कीजिए A तथा B की रुद्धोष्म दीवार को सुचालक दीवार से प्रतिस्थापित कर दिया, मैंने कहा था नहीं, वहां से हटा के ऊपर की तरफ लगा दिया है, तथा C को A तथा B के साथ रुद्धोष्म दीवार से पृथक कर दिया गया जाता है, और ऐसा देखा जाता है कि A तथा B अवस्थाएं समान रहती है और तब तक नहीं बदलती, अतः दोनों तापीय साम्यावस्था में आ गए हैं, और ये ऊष्मागतिकी का शुद्धांक के नियम का आधार बना। कहने का मतलब C के साथ A साम्यावस्था में है, C के साथ B साम्यावस्था में है, तो A और B भी आपस में साम्यावस्था में होंगे। खेल खत्म, पैसा हजम, यही कहना चाह रहा है। लंबी चौड़ी थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान ना ही दो तो बेहतर है। मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ, बट क्या बता, नोट्स में देना पड़ता है, इसलिए लेके आते हैं हम लोग। अब यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा तथा कार्य, ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा तथा कार्य, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में मुलाकात होगी, यहाँ पर ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे।